नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो पहले 5 बड़ी बातों के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने उतारेंगे और प्रशांत सावंत कल हमारे मेहमान थे और आज के मेहमान भी बेहद खास है। काफी दिनों बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा। उनसे आज हमारी बातचीत होगी। निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर एक व्यू पॉइंट आपके सामने रखेंगे और कुछ एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे, वो भी उनसे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन पहले 5 बड़ी बातों से एकाएक फटाफट से मार्केट के बारे में समझ लेते हैं कि पूरे बाजार में हो क्या रहा है। आज गैप के साथ मार्केट ने ओपनिंग की थी, लेकिन उसके बाद बाजार फिसल गया। मार्केट ये 18,200 से 18,400 के बैंड के बीच में अभी कामकाज कर रहा है। ये 200 पॉइंट जैसे ही 18,200 के पास पहुंचता है, अच्छा सपोर्ट मिलता है। 2 बार टेस्ट हुआ है और 2 बार रेजिस्टेंस भी टेस्ट हो चुका है कि 18,400 के आसपास आके ये रुक नहीं रहा। फिलहाल इस रेंज के अंदर है। फार्मास्यूटिकल डायग्नोस्टिक शेयरों में तेजी है। 2 बड़ी वजह, एक तो डिफेंसिव, दूसरा जो चीन से कोविड की आवाजें आ रही हैं उससे भी आज डिफेंसिव या फिर फार्मास्यूटिकल्स या डायग्नोस्टिक शेयर आज थोड़े तेज हो गए हैं। छोटे सरकारी बैंकों में अभी भी एक्शन है। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि ओवर हीटेड है, लेकिन ये अपनी चाल से फिर से गलत साबित करते हैं। आज फिर से यूको बैंक आईओबी 9% ऊपर पहुंच के। आईटी मेटल में कुछ खरीदारी है। एफएमसीजी शेयर्स में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। थोड़ी चर्निंग हो रही है जो सेक्टोरली हो रही है और आईटी के अंदर तो कल ही सिग्नल देखने को मिल रहे थे, कुछ चर्निंग वहां हो रही थी। इंडिया विक्स 14 के पार वापस पहुंचा है, 2.5% ऊपर है। कल भी 10% ऊपर पहुंचा था, लेकिन कल क्लोज होते होते सिर्फ 2% रह गया था। आज 2-2.5% फिर से ऊपर है। लेकिन जब तक ये 15.5-16 नहीं आएगा, कोई बड़ा मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। मार्केट जो भी करेगा वो गैप अप या गैप डाउन की बात करेगा। गैप अप अपर रेजिस्टेंस के पास होता है तो नीचे आएगा और गैप डाउन अगर सपोर्ट के पास होती है तो फिर वापस ऊपर जाएगा। बस आपको रेंज डिसाइड करनी है, ट्रेंड पकड़ लेना है इंट्राडे का कि आज आखिरकार होने क्या जा रहा है। उसके बाद आप जो काम करना चाहते हैं इंडाइसिस में वो कर सकते हैं, लेकिन एक रेंज का कारोबार है, बड़ी उम्मीद ना की जाए। रिपोर्ट कार्ड भी एक बार देख लेते हैं प्रशांत सावंत का, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड। 18,200 की कॉल के बारे में कल चर्चा हो रही थी। कल में डबल हो गई थी और आज अगर आप देखेंगे तो आज गैप के बाद और आपको बेनिफिट आया होगा। हालांकि उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए हमने सब कुछ एडजस्ट करने के बाद अभी 80% लिखा है। वैसे तो ये 100% से ज़्यादा का था, यानी कि 110 के भाव पे दी गई थी। कल इसकी क्लोजिंग 200 के ऊपर की थी, बट ठीक है, फिर भी आपको आज भी बेनिफिट मिला होगा। हमने इसको एडजस्ट करके 80% कर दिया। बलरामपुर चीनी से 3% तक का रिटर्न, बेहतरीन थी ये ट्रेड। इंडियन हाउसिंग फाइनेंस कल हमने आपको बताया था 152-153 पे, ये 200 दिन की एवरेज 1 साल के बाद इसने पार की थी। डीएमए के ऊपर आया था और आज चल सकता था। एफ एंड बैन में होने के बावजूद हमने कहा था कैश में रखना आप, और आपको 3% तक का गेन वहां पे भी हुआ होगा। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस 4100 के आसपास की कल क्लोजिंग थी, आज फिर से गैप के साथ खुला, टॉप गेनर भी बना, 2% का रिटर्न यहां से, और हेवल्स ने भी करीब 1% तक का रिटर्न आपको दिया होगा। ये कुछ एक स्टॉक्स थे जो कल हमने बातचीत की थी प्रशांत सावंत के साथ, और उनका रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रखते थे। 24 ही घंटे के अंदर आपको कुछ इस तरह का रिपोर्ट कार्ड मिला होगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी पे अगर आपका व्यू पॉइंट स्ट्रांग था तो कल 12 बजे के बाद ही बाजार के अंदर वापस से अच्छी स्मार्ट और शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली। आज क्या करना है हमको, ये एक बड़ा सवाल होगा। फटाफट से जुड़ते हैं आज के मेहमान से और उनसे कनेक्ट करके पता करते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए। काफ़ी दिनों बाद आपसे चर्चा हो रही है, अच्छा लग रहा है वापस से बातचीत करके। सर, जरा मार्केट के बारे में बताइएगा। ये 18,200 की इंपॉर्टेंस तो समझ में आ रही है कि सपोर्ट की तरह है। हम ऑप्शंस का भी डाटा देख रहे थे, वहां भी लग रहा था कि जो पुट राइटिंग हो रही है 18,200-300 वाली रेंज में, ये सपोर्ट तो है, लेकिन मार्केट के पास जो भी गैप आ रहा है उसको ये ट्रैपिंग में नहीं कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि शॉर्ट्स को स्क्वीज नहीं करा रहा, एक रेंज में फंस से रह के गया है। जरा ये इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए सर। जी हाँ, नमस्कार डिम्पी जी और सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए, 3 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो रिटेल की जो पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर्स में कल ऑलमोस्ट 60% ऊपर थी, यानी कि जब मार्केट ने 18,200 का लेवल एक तरह से स्क्रीन पे मोमेंटरीली दिखाया तो नीचे में अच्छी खरीदारी हुई है रिटेल सेगमेंट में। एफआई थोड़ा सा शॉर्ट की तरफ जरूर गए, बट मेरा ये मानना है कि मोटा मोटी जब तक रिटेल डायरेक्शनली पॉजिटिव है निफ्टी के अंदर, मेरे हिसाब से जो ट्रेंड है मार्केट का ऊपर रहेगा। सेकंड जो ये है कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में ये जो पीरियड है, यानी कि 20 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक का जो पीरियड है, ये हिस्टोरिकली पॉजिटिव रहा है। निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं इस पीरियड में। अब कुछ साल में रिटर्न्स कम रहे, कुछ साल में ज्यादा रहे, लेकिन पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 100% स्ट्राइक रेट है।
ये पीरियड में निफ्टी ने पॉजिटिव चाल दिखाई है। अब मेरे हिसाब से निफ्टी में बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि जो इंडेक्स का लीडर है, यानी कि मार्केट का जो एक सेक्टोरल लीडर है, ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी तेजी में है। बैंक निफ्टी ने 42,900 का जो एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट एरिया है उसे ब्रेक नहीं किया। इनफैक्ट निफ्टी ने 50 डीएम में टच किया, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं दे पाया है। तो आपका जो लीडर है इंडेक्स है वो अभी भी तेजी में है, रिटेल पोजीशंस लॉन्ग है, और सेकेंडली ये पीरियड में यानी कि बजट के पहले मार्केट थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि पोजिशनली आपको निफ्टी के अंदर एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर मोमेंटम चेंज करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी सही इंडेक्स रहेगा। बैंक निफ्टी में जो 44,000 के कॉल ऑप्शंस है मंथली एक्सपायरी वाले, यानी 29 दिसंबर की एक्सपायरी वाले जो ऑप्शंस है उनको खरीद के चलिए। तकरीबन 118 रुपए प्रीमियम है इस वक्त। 60 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लगता है कि 44,000 का एक फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में आना चाहिए, यानी कि ये कॉल ऑप्शन आपको तकरीबन 250 से 300 रुपए तक का टारगेट दिखा सकता है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में 44,000 तक का टारगेट आ सकता है। आप ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि 29 तारीख की एक्सपायरी है, आज है 21 तारीख, तो समय अच्छा है हमारे पास ऑप्शंस का ट्रेड लेने के लिए, कम जोखिम होगा। हमने लिख दिया सामने कि 44,000 की कॉल, ये दिसंबर यानी कि बड़ी वाली एक्सपायरी वाली रखिएगा, इसके अंदर 29 तारीख की है। 130 रुपये में आपको नहीं, अभी तो 118 में मिल रही है, तो 118 ही कर दो भाव। अभी मैंने लगा रखा है सामने, 118 का रेट चल रहा है, तो 118 पे आप इसको लो और इसके अंदर 60 रुपये का स्टॉप लॉस लगो, तब आपका रिस्क रेट बहुत जम जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। फिर आपका 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का टारगेट है, यानी कि जहाँ पे आप ले रहे हो ऑलमोस्ट डबल होने की टेंडेंसी है, और यहाँ से प्रॉफिट लॉस भी बिल्कुल ठीक है रिस्क रेशो के हिसाब से। राहुल जी, मेरे को एक चीज़ आपसे पता करनी है, ये अभी लेनी चाहिए या फिर थोड़ा और रुक जाए उसके बाद लेना चाहिए, या फिर अभी पोजीशंस बना लें? जी देखिए, मेरा ये मानना है कि जनरली मार्केट जब रिवर्सल्स देता है तब वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, और अगर हम निफ्टी के आवरली चार्ट्स देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनी है निफ्टी आवरली चार्ट्स पर। पिछले 3 सेशन में हमने देखा कि बहुत ही वोलेटिलिटी रही है, यानी कि परसों के यानी कि फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि मार्केट में सेलिंग थी, मंडे को बहुत ही शार्प रिकवरी थी, और कल वापस वो बैंक ऑफ जापान के इशू की वजह से हमने सुबह के फर्स्ट हाफ में हमने वोलेटिलिटी देखी। तो जनरली जब बड़ी वोलेटिलिटी होती है और डेटा जो है कोई बड़े तरीके से अगर चेंज नहीं होता है, तो मेरा ये मानना है कि इन लेवल से ही तेजी की जा सकती है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहते हैं तो 2 ट्रांच में बाय कर सकते हैं, बट जो कि ऑप्शन है थोड़ा सा हमें लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग इंडेक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, तो मेरे हिसाब से ये रिस्क लेने जैसा है। और हिस्टोरिकली पिछले 5 साल में ये जो पीरियड है, ये जो 15 से 20 दिन का पीरियड है, इसमें निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो ये भी आपको एक सपोर्ट करता है कि यहाँ के लेवल से मे बी 100-150 पॉइंट प्लस माइनस निफ्टी यहाँ पे वापस और एक राउंड दिखा सकता है वोलेटिलिटी का। लेकिन स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि हम 19,500 तक के लेवल बजट तक, यानी कि तकरीबन यहाँ से 1 महीने 10 दिन में हम निफ्टी में देख सकते हैं। ओह ठीक है, इसका मतलब आप फिर ये भी बुलिश व्यू है आपका कि मान लीजिए कोई पहले से ही बैठा है पोजीशन लेके, तो उसको घबराना नहीं। ये तो पहला पॉइंट है। राहुल जी की बात सुन के ऐसा लग रहा है वो अपनी बात से नहीं कह रहे, वो डाटा का बेस बना के बता रहे हैं। जैसे उन्होंने लास्ट के 15 दिन का बेस बताया, और वो इवेंट्स का बता रहे हैं कि इवेंट्स अगर यहाँ पे आ रहे हैं उसके बावजूद भी अगर डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब डाइजेस्ट हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स उनके साथ हैं जिसकी वजह से वो रीजनिंग के साथ बता रहे हैं कि 44,000 आपको इस एक्सपायरी के अंदर आ जाना चाहिए। फ्यूचर्स रखो या फिर उसकी ऑप्शंस रखो, दोनों के अंदर बेनिफिट आ सकता है। और बजट तक जो कि 1 महीने बाद होगा, तो वहाँ तक आपका निफ्टी भी 19,000 के पार हो सकता है। 750 पॉइंट एथिकली देखा जाए तो बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं। अगर आप इसको कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें, 50-100 पॉइंट की जर्नी अलग बात है, लेकिन 700 पॉइंट एक ही लॉट से बहुत बड़े पैसे बन जाते हैं। खैर, ये इंडेक्स पे आपका व्यू पॉइंट हो गया क्लियर सर। अब आते हैं सीधा सीधा शेयर्स पे राहुल जी। तो पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। शेयर्स की जो कैटेगरी है उसमें हमने 2 शेयर रखे हैं सर। पहला तो डिविस लैब है। हमने बड़े फ़क्र से और बड़े ज़ोर से कहा था, एक रिपोर्ट आई थी मॉर्गन स्टैनली की, जहाँ तक मेरे को याद है उन्होंने कहा था शेयर 3,000 हो जाएगा। तब इसके बाद सपोर्ट थी 3100-3200 की। तब हमने ये कहा था कि सपोर्ट जीतेगी या फिर रिपोर्ट जीतेगी।
तो आखिरकार रिपोर्ट ही जीत गई। सपोर्ट तो पीछे छूट गई, रिपोर्ट आगे आई है, 3.5% शेयर ऊपर है। एक बात और मैं डिविस के बारे में बताऊंगा, हमने कई बार बताया था कि ये शेयर एकुमुलेट करने वाला है। आज में 130 रुपये बढ़ा है, आज में सिर्फ ये। और मुथूट फाइनेंस भी आज हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। सर जरा दोनों के बारे में बताइएगा। मुथूट सोने की वजह से, डिविस लैब फार्मास्यूटिकल्स कोविड और एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट की वजह से चल रहे हैं। दोनों को रखना है, अभी लेना है? जी हाँ, देखिए दोनों के सेटअप बेहतरीन में मैं कहना चाहूंगा कि देखिए जहां तक डिविस लैब्स की बात है, फार्मा में एक अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया 10 नवंबर से लेके कल तक स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाया और अब हमें लगता है कि 3600 तक के लेवल्स आपको डिविस लैब में देखने को मिल सकते हैं। इसका ब्रेकआउट जो है 3425 पे ही आया, तो 3425 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाए और मुझे लगता है 3625 तक के लेवल्स आपको ऊपर में डिविस में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक मुथूट फाइनेंस का सेटअप है, मेरे हिसाब से मुथूट में भी एक बहुत ही बेहतरीन बेस है। इनफैक्ट लगातार सितंबर महीने से हायर लो का सेटअप यहाँ पर बना हुआ है और मुझे लगता है कि अब की बार एक हायर हाई बनना चाहिए मुथूट फाइनेंस में। तो मेरा टारगेट 1200 रुपए तक का रहेगा। 1200 के टारगेट्स के लिए मुथूट फाइनेंस को भी बाय किया जा सकता है। इसमें आज ही के दिन रिवर्सल आया है, तो एक तरह से रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत फेवरेबल है। आप इसमें स्टॉप लॉस लगाइए 1070 का, यानी कि स्पॉट लेवल्स के हिसाब से तकरीबन 40 से 45 रुपए की रिस्क और ऊपर में ऑलमोस्ट 90 रुपए की अपसाइड मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस में आपको मुथूट फाइनेंस में देखने को मिल सकती है। तो दोनों के दोनों काफी बेहतरीन सेटअप है। आई थिंक दोनों के अंदर ट्रैक्शन ऊपर में अच्छा रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो डिविस लैब पे आप बाय दे रहे हैं, आप मुथूट पे कह रहे हैं कि दोनों पे सौदा बनाया जा सकता है। 1200 रुपये तक का टारगेट है मुथूट का और डिविस पे तो आपको कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग दिख ही रही है। एक और चीज़, जिनके पास ये पोजीशन डिविस की पहले हो सकती है, चाहे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी थोड़ा ऊपर लेके आ सकते हैं। 3600 तक का टारगेट है। यकीन मानेगा शेयर बहुत बुरी तरह से टूटा था, लेकिन बेस बनाने के बाद रिकवरी भी उतनी ही फास्ट हो सकती है। इसका बीटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। और राहुल जी की बात मानते हुए हमको 3600 के टारगेट भी इसके अंदर दिखते हैं। 34-25 अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। ये उनके लिए भी लागू हो सकता है जिनका पुराना पड़ा है, क्योंकि इसी चैनल पे मेरे द्वारा तो कई बार आपको बताया गया है शेयर। खैर एनी हाउ, शॉर्ट कवरिंग की तरफ बढ़ते हैं सर। दो शेयर और हैं, एक है जुबिलेंट फूडवर्क और दूसरा अपोलो हॉस्पिटल। जुबिलेंट पे तो आज न्यूज़ आई है इसलिए थोड़ा चर्न हो गया ये। वैसे आप स्ट्रक्चरली चेक कर लीजिएगा सर जुबिलेंट में दम कितना है। और दूसरा अपोलो हॉस्पिटल, सर ये शेयर और देखिए जरा। जी हाँ, देखिए आई थिंक जुबिलेंट फूडवर्क को स्किप किया जा सकता है। रिलेटिव कंपैरिजन में अपोलो हॉस्पिटल का सेटअप ज्यादा बेहतरीन दिखाई देता है। इनफैक्ट स्टॉक ने आज जो पिछले 8-10 दिनों की जो एक तरह से सुस्ती थी, उस सुस्ती को निकाल कर यहाँ पर एक मोमेंटम मूव पकड़ा है और मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग फर्दर देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक को तकरीबन 4900 तक के टारगेट्स पे ले जा सकती है। तो इसे बाय करके चला जा सकता है। तकरीबन 200 पॉइंट की अपसाइड लेवल से देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस जो आज का लो है, यानी कि 4602 4600 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और 4800 के माफ कीजिएगा 4900 के पहले टारगेट्स रहेंगे। 49 निकलता है तो एक तरह से स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी में वापस जाता हुआ दिखेगा। तो क्लियरली अपोलो हॉस्पिटल में सेटअप यहाँ पर ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। ओके ठीक है, तो अपोलो हॉस्पिटल पे बाय कॉल है। इसके टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप दूसरा शेयर अगर छोड़ना चाहें तो वो छोड़ भी सकते हो, जुबिलेंट फूडवर्क। इस बीच निफ्टी थोड़ा सा नीचे और खिसका है। हमने सुबह सुबह ना आपको एक लेवल नोटिस कराया था, इसका ओपन और लो वो था 18,435 और 32 का, यानी कि ऑलमोस्ट एक ही जैसा था, 32 और 35। उसके बाद से बाजार ने जैसे क्रैक दिखाया, आपने देखा एक बार भी अटेम्प्ट नहीं हुई अपने प्रीवियस लो को या फिर अपने ओपन वाले प्राइस को पार करना। बात एक ही थी, लो और ओपन वाले प्राइजेस। उसके से बैक टू बैक नीचे आ रहा है। हालांकि एथिकली देखा जाए तो ये नुकसान भी नहीं है, क्योंकि 57 अंकों का कुल मिलाकर नुकसान है, जो गैप के बाद का नुकसान हुआ। रेंज में है 18,200 18,400, जैसे राहुल जी भी कह रहे थे कि आपको मौका मिल जाए तो किसी भी डिप में रखो, लेकिन आप थोड़ा पोजिशनली भी सोच लो। अगर आपको रखना है तो टिल बजट तक की प्लानिंग करके भी चलो आप। तो मैं सिर्फ इंडाइसिस के बारे में आपको एक बात आपके सामने रख रहा था। खैर अब हम मंदी वाले शेयर्स की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के मंदी वाले शेयर आपके स्क्रीन पर आएंगे। सर एक है सिटी यूनियन बैंक। ये कब ये शेयर में एक्चुअली एक रिपोर्ट आई है कि एक जांच हुई थी और दिसंबर 19 यानी कि कल परसों
एक रिपोर्ट दाखिल हुई और उससे पता लगा कि इन्होंने जो एनपीए दिखाए थे वो 260 करोड़ रुपए से कम थे, यानी कि ज़्यादा होने चाहिए थे। तो इस शेयर को आज पनिशमेंट मिली, 4.5-5% ही नीचे है शेयर। एक तो इसको देख लीजिएगा सर, इसमें डैमेज ये सिर्फ न्यूज़ का हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, फिर अभी और गिरेगा। और दूसरा है गोदरेज सीपी। ये एफएमसीजी शेयर वालों में ना थोड़ा ट्रस्ट नहीं आ रहा है सर। चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा करते हैं, बट ट्रस्ट वर्दी नहीं है, इनसे बड़ा पैसा नहीं बन पा रहा अभी। हाँ जी, हाँ देखिए, जहाँ तक सिटी यूनियन बैंक का सवाल है, मेरे हिसाब से इसे एक बार स्किप कर देना चाहिए, बिकॉज़ न्यूज़ ड्रिवन में जनरली वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ी रहती है और उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस रहते हैं। तो कंपैरेटिव में आई थिंक गोदरेज सीपी का अगर हम चार्ट देखें तो एक लोअर हाई बनाया है स्टॉक के अंदर। इनफैक्ट 10 अपने 20 दिन की मूविंग एवरेज स्टॉक तोड़ चुका है। मुझे लगता है कि नीचे में जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है, वहाँ तक रिटेस्ट करने जा सकता है। तो 850 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर शॉर्ट करने की राय रहेगी। 890 का एक स्टॉप लॉस लगाए और मुझे लगता है तकरीबन ₹30 की डाउनसाइड आपको गोदरेज सीपी में आने वाले 2 सेशन में देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स आपके स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। आप सिटी यूनियन बैंक और गोदरेज सीपी दोनों के बारे में एक व्यू पॉइंट सुन रहे थे राहुल जी का। राहुल जी, एक काम करें, हम कुछ और शेयर्स के बारे में पता करें आपसे। आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स पहले बता दीजिए जरा हमको। जी हाँ, देखिए पोजिशनल बेसिस पर सीमेंट में काफ़ी अच्छे सेटअप्स है और इनफैक्ट पूरे क्षेत्र में ही पॉजिटिव सेटअप है। अंबुजा सीमेंट्स पे ध्यान दिया जा सकता है। अंबुजा सीमेंट्स में रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए बहुत फेवरेबल है। अगर मैं थोड़ा लंबी अवधि का चार्ट देखूँ तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, जिसके टारगेट्स ₹600 के इमीडिएट बेसिस में आते हैं। तो इसे 535 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। तकरीबन ₹554 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। ₹600 तक के टारगेट्स मुझे लगता है आने वाले 8 से 10 सेशन में अंबुजा सीमेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन सीमेंट क्षेत्र से है। दूसरा कैश क्षेत्र से है। छोटा बैंक, इनफैक्ट बैंक्स के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम है। रिलेटिव बेसिस पर बैंक निफ्टी एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो छोटे बैंक्स के अंदर अच्छा ट्रैक्शन रहना चाहिए। साउथ इंडियन बैंक जो कि तकरीबन ₹19 के पास ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छा सेटअप है। मेरे हिसाब से ₹25 तक के टारगेट्स आपको महीने भर में साउथ इंडियन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। डिलीवरी में बाय करके चलिए इसे। स्टॉप लॉस रहेगा ₹16 का और हमें लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग पैक में जो एक तरह से इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, वो आउट परफॉर्मेंस में धीरे-धीरे तब्दील होते हुए दिखेगी। ओके, ठीक है। तो एक साउथ इंडियन बैंक है, हालांकि आपने पहले भी एक बार हमको नोटिस करवाया था, हमको अच्छे से याद है, और निवेशकों का काफ़ी अच्छा पैसा बना होगा। साउथ इंडियन बैंक, माफ़ कीजिए, अंबुजा सीमेंट भी एक बार आपने आपने हमको पहले नोटिस करवाया था। तो ये बात तो हमने देखी है कि आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी रहती है। जो स्टॉक आप पकड़ते हैं उसके लेवल्स के साथ इंटैक्ट रहते हैं। मार्केट वो उथाल पुथाल आपको करता है, थोड़ा डिस्टर्ब भी करता है, लेकिन वो लेवल्स के साथ रुके रहते हैं और अंत में आते भी हैं। खैर, अंबुजा सीमेंट के बारे में बता दूं कि इसको अंबुजा ना जाना जाए। अंबुजा जानेंगे तो आपको 2-4% की फीलिंग आ जाएगी, फिर से आप इसको अडानी सीमेंट समझिएगा तो आपको 10-10, 15-15% वाली फीलिंग आएगी। ये 600 का टारगेट है, 535 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और दूसरा आपके सामने दूसरे सौदे भी आ रहे हैं। राहुल जी, कोई ऑप्शन का ट्रेड आप दे रहे हैं क्या? एक बैंक निफ्टी का आपने हमको बताया कि दिसंबर के मंथ वाली कॉल रखनी है 44,000 की। कोई और ऑप्शन, स्टॉक्स की ऑप्शन है क्या सर? जी देखिए, मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक का एक ऐसा सेटअप है जो काफी मजबूत है और मुझे लगता है कि 1750 तक के लेवल्स एचडीएफसी बैंक में टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। क्लियरली ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो इसका जो एट द मनी का ऑप्शन यानी कि 1620 का ऑप्शन है, तकरीबन 23-24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करके चलिए। एट द मनी इसलिए क्योंकि हम बहुत नजदीक है एक्सपायरी के और मुझे लगता है कि इस मूव में जो पॉसिबल है इन लेवल से, मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस में हमें 1680 और पोजिशनल बेसिस में तकरीबन 1700-1750 तक के लेवल्स मिलने चाहिए। तो ये ऑप्शन है, इसे बाय करके चलिए। ₹12 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है ₹50 तक के लेवल्स आपको 1620 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 1620 के स्ट्राइक की कॉल्स आपकी स्क्रीन पर हम ले आए हैं। आज ये ₹18% नीचे है बकायदा, लेकिन आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है ऑप्शंस का, तो आप इसमें भी ध्यान रखिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं सेलेक्टिव ट्रेड ही आपके सामने रखें। जो पक्के सौदे हैं वो आपके काम आएंगे इस तरह की उथल पुथल के अंदर भी, और आपका काम बन जाएगा। आते दो और शेयर्स पे। एक फार्मास्यूटिकल्स का शेयर हो रहा है सर, सन फार्मा। एक बार इसको और चेक कर लीजिए। और एक कफोर्ज है, एक आईटी का। एक्चुअली थोड़े ट्रेंडिंग है, इसलिए हमने दोनों शेयर सेगमेंट में से चुन लिए। आईटी से चुना है कफोर्ज और फार्मास्यूटिकल से चुना है सन फार्मा। एक बार इनको चेक कर लीजिए सर।
जी हाँ, देखिए जहाँ तक फार्मा का सवाल है, ट्रैक्शन काफ़ी पॉज़िटिव है। इनफैक्ट दोनों के दोनों स्टॉक्स में सेटअप बढ़िया है। इनफैक्ट कोफोर्ज में जो इसके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसको निकालने की अटेम्प्ट की जा रही है। और जहाँ तक सन फार्मा का सवाल है, ये रिलेटिव बेसिस पर एक आउट परफॉर्मर रहा है और मुझे लगता है कि दोनों के दोनों स्टॉक्स के अंदर अच्छी सेटअप है। लेकिन क्लियरली आई थिंक थोड़ा-सा एक एडवांटेज मेरे हिसाब से यहाँ पर कोफोर्ज को देखने को मिल सकता है। कोफोर्ज में 3935 के आसपास आई थिंक एक अच्छा एक लॉन्चिंग पैड है स्टॉक के लिए, बिकॉज़ 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो 3900 की है। तो रिलेटिव स्केल पर ये स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल्स पर हमें एक तरह से बार्गेन हंटिंग में मिल रहा है और मुझे लगता है कि 4250 तक के लेवल्स आपको कोफोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। तो 3800 के स्टॉप लॉस से इसे बाय कीजिए। 4250 4300 तक के टारगेट्स कोफोर्ज में मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 सेशन में हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है सर। एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, वो है ओएनजीसी। जरा इसको देख के बताइए सर, ये कितना उथल पुथल कर रहा है अभी? 144 145 के आसपास से सपोर्ट है, क्या वापस प्लस कर सकते हैं या फिर अभी छोड़ दें सर ओएनजीसी को? जी हाँ, देखिए ओएनजीसी में एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे से कट करके ऊपर आ रहे हैं और काफी अंडर परफॉर्मर रहा है ये पीएससी पैक में, क्योंकि क्रूड ऑयल में हमने देखा था कि काफी प्रेशर था। लेकिन देखिए ये स्टॉक तकरीबन 55% एचपीसीएल में भी स्टेक ऑन करता है, तो मेरे हिसाब से क्रूड अगर यहाँ से और करेक्ट हुआ तो भी इसकी डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड है। इनफैक्ट अगर आप निवेशक हैं तो पोजिशनली मुझे लगता है कि तकरीबन 30 से 35% की अपसाइड आपको आने वाले 6 महीने में ओएनजीसी में देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, डिलीवरी में बाय करके चलिए ओएनजीसी 144 के भाव पर। मुझे लगता है कि तकरीबन आपको यहाँ पर 6 महीने के अंदर 180 से लेके 200 रुपए तक के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं ओएनजीसी के। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज समय दिया आपने, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं कल आपका रिपोर्ट कार्ड काफ़ी शानदार बनेगा और जल्दी आपसे वापस भी मुलाकात होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।